एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। हवेली में मुख्तलिफ समतों से फायरिंग हो रही थी। साफ जाहिर था कि दोनों पार्टियां टकरा गई थीं। रहीम बख्श इस दौरान गेट के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन नौलखा उससे पहले ही जेली दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दफतन इमारत की तरफ से एक शोला चमकते देखकर नौलखा बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया। ठीक उसी लम्हे सनसनाती हुई गोली उसके सर के ऊपर से गुजर गई। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो ये गोली नौलखे को हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर देती। नौलखे ने उस तरफ देखा जहां से गोली चलाई गई थी। जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो बरामदे के एक सुतून की आड़ में खड़ा था। बरामदे में तारीकी थी। एक सुतून के करीब हरकत महसूस करते ही नौलखे ने फायर कर दिया और खुद भी बड़ी फुर्ती से वहां से हट गया। उसके फौरन ही बाद बरामदे की तरफ से गोली चलाई गई थी, जो ठीक उसी जगह लगी थी जहां चंद सेकंड पहले नौलखा मौजूद था। नौलखे ने इधर उधर देखा। रहीम बख्श अब उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बाईं तरफ एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। नौलखा रेंगता हुआ उस गाड़ी के पीछे चला गया और गाड़ी की आड़ में रुककर एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 10 गज आगे एक छोटा सा चबूतरा था। नौलखा उस चबूतरे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि एक फायर हुआ। गोली उससे तकरीबन 3 फुट आगे जमीन पर लगी। नौलखा दोबारा गाड़ी की आड़ में दुबक गया। वो उस चबूतरे की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि अगर वहां तक पहुंच जाए तो इमारत में दाखिल होना आसान हो जाएगा। 3-4 समतों से फायरिंग हो रही थी। उस फायरिंग से नौलखे को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उस हवेली में कम से कम 6 आदमी मौजूद थे और वो सब के सब फायरिंग कर रहे थे। दफतन दाईं तरफ से चीख की एक आवाज सुनाई दी। 6 में से एक आदमी या तो कोई गोली लगने से खत्म हो गया था या जख्मी हो गया था। चंद सेकंड के बाद ही एक और चीख सुनाई दी। नौलखा बरामदे की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर के बाद उसने एक साये को सुतून की आड़ से निकलकर दूसरे सुतून की तरफ दौड़ते देखकर ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही बरामदे से एक चीख उभरी और नौलखे ने उस साये को गिरते हुए देख लिया। वो लैंड क्रूजर की आड़ से निकलना ही चाहता था कि बरामदे की तरफ से फिर फायर हुआ। नौलखा एक बार फिर गाड़ी के पीछे दुबक गया। गोली विंड स्क्रीन का शीशा तोड़ती हुई निकल गई। इमारत के तवील बरामदे में लातादाद मेहराबें बनी हुई थीं और कई सुतून थे। एक आदमी नौलखे की गोली का निशाना बन गया था और दूसरा अब भी किसी सुतून के पीछे मौजूद था। मुमकिन है उसके अलावा कोई और भी वहां मौजूद हो। हवेली में मौजूद आदमियों की तादाद के अंदाजे में भी नौलखे को गलती हो सकती थी। मुमकिन है वहां 6 से ज्यादा आदमी मौजूद हों। नौलखे ने बरामदे की तरफ देखा और फिर चबूतरे की तरफ देखने लगा। चबूतरे तक उसका पहुंचना बहुत जरूरी था। उसने राइफल को ऑटोमेटिक पर सेट किया और बरामदे की तरफ गोलियां बरसाता हुआ चबूतरे की तरफ दौड़ा। जवाब में बरामदे की तरफ से भी शदीद फायरिंग की गई, लेकिन नौलखा महफूज जगह पर पहुंच चुका था। बरामदे की तरफ से चलाई जाने वाली तमाम गोलियां लैंड क्रूजर में लगी। कम से कम 2 गोलियां गाड़ी की पेट्रोल टंकी में लगी थीं। एक जोरदार धमाका हुआ और लैंड क्रूजर के परखचे उड़ गए। नौलखा चबूतरे की आड़ में पहुंच चुका था। वो वहशत ज़दा सी नजरों से आग के उस गोले को देख रहा था जो ऊपर उठता जा रहा था। लैंड क्रूजर के कई टुकड़े भी हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। नौलखा ये सोचकर ही कांप उठा था कि अगर वो गाड़ी के करीब मौजूद होता तो उसके जिस्म के टुकड़े भी उसी तरह चारों तरफ फजा में बिखर जाते। वो दरअसल चबूतरा नहीं बल्कि हौज था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये पानी गालिबन पौधों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। अगर पीने के लिए होता तो हौज पर कोई ढकना होता। नौलखा हौज की आड़ से बरामदे की तरफ देखने लगा। जहां से बरामदा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसे ये जानकर हैरत हुई कि वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। बरामदे में कमरों की एक कतार थी जिसके वस्त में गालिबन ऊपर जाने के लिए जीना था, जहां बहुत मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। गालिबन ऊपर किसी जगह बल्ब जल रहा था जिसकी बहुत मध्यम रोशनी नीचे भी पहुंच रही थी। नौलखे को समझने में देर नहीं लगी कि बरामदे में जो कोई भी था वो ऊपर जा चुका था। नौलखे ने एक लम्हा इंतजार किया, फिर हौज की आड़ से निकलकर दौड़ता हुआ बरामदे में आ गया। ठीक उसी वक्त एक और आदमी किसी तरफ से दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। नौलखे ने राइफल तान ली, लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबाता एक जानी पहचानी आवाज उसकी समात से टकराई। मैं हूं नौलखे, गोली मत चलाना। वो रहीम बख्श था। नौलखे ने कहा, बच गए वाजा, अगर तुम बोलते नहीं तो मैं गोली चला देता। रहीम बख्श बोला, बचाने वाला अल्लाह है वाजा नौलखा, मैंने तुम्हें जलती हुई गाड़ी की रोशनी में इधर आते हुए देख लिया था। इमारत के पिछली तरफ से फायरिंग की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थीं।
रहीम बख्श ने कहा, ऊपर चलो वाजा नौलखा। ऊपर 2-3 आदमी हैं और मेरा ख्याल है लड़की भी ऊपर ही है। वो दोनों बड़े मोहतात अंदाज में सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। एक दाईं तरफ की दीवार के साथ था और दूसरा बाईं तरफ। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो रुक गए। रहीम बख्श ने झांक कर देखा, ऊपर एक राहदारी थी जो खाली थी। उसने नौलखे को इशारा किया। रहीम बख्श ने सरगोशी की, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। नौलखा राइफल संभाले राहदारी में दाईं तरफ गया। उस तरफ 3 कमरे थे, तीनों दरवाजे बंद थे। एक कमरे से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। फायरिंग गालिबन पिछली खिड़की से की जा रही थी। दफतन दरमियान वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी बड़ी उजलत में बाहर निकला। उसके हाथ में राइफल थी। नौलखे को देखकर वो चौंक गया। उसने राइफल सीधी करना चाही, लेकिन नौलखा उससे पहले ही ट्रिगर दबा चुका था। उसकी राइफल से निकलने वाली 2 गोलियां उस शख्स के सीने में पेवस्त हो गईं और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। नौलखा दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। उस कमरे में 2 आदमी थे और वो दोनों पिछली तरफ की खिड़कियों में से फायरिंग कर रहे थे। वो दोनों तेजी से मुड़े। उनमें से एक को तो नौलखे की गोलियों ने ठंडा कर दिया और दूसरे ने राइफल फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। उसी कमरे में फर्श पर समीना भी रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आ गया हूं समीना बीबी, घबराओ नहीं। फिर उस आदमी की तरफ रुख करके बोला, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। वो शख्स एक लम्हा जाया किए बगैर दीवार की तरफ रुख करके खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सर से ऊपर दीवार से टिका दिए। नौलखे ने पूछा, तुम बलोच तो नहीं लगते, क्या नाम है तुम्हारा? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम सलमान है, कराची का रहने वाला हूँ, यहाँ कोस्ट गार्ड्स में मुलाजिम हूँ। नौलखे ने कहा, हूँ नहीं बल्कि थे। चंद रोज पहले तुमने हम लोगों की तलाश में मुल्ला बशीर पंजगोरी के डेरे पर छापा मारा था और मुल्ला पंजगोरी ने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया था। तुमने उसका इंतकाम लेने के लिए उसकी मेहमान औरत को अगवा किया। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि बलोच लोग मेहमानों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें मुल्ला बशीर पंजगोरी के हवाले करूंगा, सजा तुम्हें वही देगा। सलमान ने कहा, बच, तुम लोग भी नहीं सकोगे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था, ये मेरा फर्ज था। लेकिन मुल्ला पंजगोरी ने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैं अपने अफसरों पर यह साबित करना चाहता था कि मुल्ला के डेरे पर जाकर मैंने कोई गलती नहीं की। तुम्हारी साथी को मैंने इसलिए अगवा किया था कि उसे सबूत के तौर पर सुबह अपने अफसरों के सामने पेश कर सकूं। लेकिन मुल्ला पंजगोरी के आदमी बड़ी जल्दी यहाँ तक पहुंच गए। नौलखा बोला, तुमने मुल्ला के जिस आदमी को अपने साथ मिलाया था वो देखने में तो बहुत जीदार लगता था, लेकिन बड़ा फुसफुसा निकला। 2 हाथ भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सब कुछ उगल दिया कि लड़की को उठा कर ले जाने वाले कौन लोग हैं और उसे कहाँ रखा गया है। इसलिए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन तुम्हारे यहाँ के साथी भी बड़े ढीले निकले, चंद मिनट भी तो मुकाबला नहीं कर सके। वैसे ये मुर्शद कौन है? सलमान ने कहा, मुर्शद इस इलाके में मुल्ला बशीर पंजगोरी का सबसे बड़ा हरीफ है। वो अगरचे मुल्ला पंजगोरी की तरह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि मुल्ला पंजगोरी के खिलाफ वही एक ऐसा आदमी है जो इस मामले में मेरा साथ दे सकता है। मैंने उसे बात की तो वो फौरन ही मेरा साथ देने को तैयार हो गया। सज्जाद से पहले भी मेरी दोस्ती थी। वो बंबई के मस्तान दादा से भागा हुआ नहीं है, बल्कि एक खास मकसद से मुल्ला बशीर पंजगोरी के गिरोह में दाखिल हुआ है। वो लालची आदमी है। फौरन ही मेरे लिए काम करने को तैयार हो गया। उसने पहले ही रोज मुझे इत्तला दी कि तुम लोग मुल्ला पंजगोरी के डेरे पर मौजूद हो। हमने लड़की को अगवा करने का मंसूबा बनाया, लेकिन हमारा ये मंसूबा यहाँ पहुँचकर नाकाम हो गया। अगर सुबह तक हमें मोहलत मिल जाती तो मुल्ला पंजगोरी के ताल्लुकात भी कोई काम नहीं दे सकते थे। नौलखे ने कहा, लेकिन अब तुम्हारा जो अंजाम होगा उसका तुम सोच भी नहीं सकोगे। ये कहकर वो समीना के करीब बैठ गया। समीना के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे। नौलखे ने पहले उसके मुंह से कपड़ा निकाला, फिर उसके हाथ खोलने लगा। वो सलमान की तरफ से भी गाफिल नहीं था। समीना के हाथ खोलकर वो खड़ा हो गया। समीना अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सी खुद ही खोलने लगी। नौलखा बोला, समीना बीवी, ये राइफल उठा लो। अगर ये अपनी जगह से हरकत करे तो गोली से उड़ा देना। मैं अभी आ रहा हूँ। समीना ने फौरन ही फर्श पर पड़ी हुई राइफल उठाकर सलमान पर तान ली। नौलखा दरवाजे से निकलकर राहदारी में आ गया। इमारत के पिछली तरफ अब भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन राहदारी सुनसान थी। नौलखा 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि एक कमरे में रहीम बख्श एक आदमी को राइफल की जद पर लेकर राहदारी में आ गया। नौलखा बोला, वाजा रहीम बख्श, समीना मिल गई है और सलमान भी उस कमरे में मौजूद है। रहीम बख्श बोला, ओह चलो जल्दी करो। वो दोबारा उस कमरे में आ गए। समीना बड़ी मुस्तैदी से सलमान को राइफल की जद पर लिए खड़ी थी। रहीम बख्श ने उस आदमी को धक्का दिया जिसे वो अपने साथ लाया था। बोला, तुम जरा खिड़की पर चढ़ो ना वाजा। वो आदमी चंद लम्हे खौफजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे रहीम बख्श के हुक्म की तामील तो करना ही पड़ी। वो खिड़की पर चढ़ गया और मुड़कर खौफजदा सी नजरों से रहीम बख्श की तरफ देखने लगा। रहीम बख्श ने कहा, चलो छलांग लगा दो, समझो तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है।
इस मौके से फायदा उठाओ और छलांग लगा दो बाहर। वो शख्स हकलाया, मुझे माफ कर दो। रहीम बख्श ने राइफल सीधी की, बोला छलांग लगा दो वरना। उस शख्स ने एकदम बाहर छलांग लगा दी। उसकी चीख बड़ी खौफनाक थी। नौलक्खे को यकीन था कि अंधेरे में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद उसकी एक आध हड्डी तो जरूर टूट गई होगी। रहीम बख्श ने कहा, वाजा नौलक्खा, इसके पीछे हाथ बांधो और लेकर निकलो यहां से। नौलक्खे ने राइफल समीना के हवाले की और रस्सी उठाकर सलमान के हाथ पुश्त पर बांध दिए और उसे धकेलता हुआ रहीम बख्श वगैरह के साथ कमरे से बाहर आ गया। फायरिंग बंद हो गई थी। नीचे कंपाउंड में आकर रहीम बख्श ने चीख कर अपने आदमियों को मखसूस सिग्नल दिया। वो सब कंपाउंड में आ गए। तुर्बती जख्मी हुआ था। सलमान के 3 आदमी मारे गए थे और 3 फरार होने में कामयाब हो गए थे, जबकि वो खुद उनकी हिरासत में आ गया था। वो लोग हवेली से निकलकर तेज तेज कदम उठाते हुए हवेली के पिछली तरफ झाड़ियों में उस तरफ पहुंचे जहां उन्होंने जीप छोड़ी थी। उस वक्त दिन की रोशनी फैलने लगी थी, इसलिए उन्हें रास्ता चलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। सलमान को जीप के फर्श पर औंधा लेटा दिया गया। दादू वगैरह आमने सामने की सीटों पर इस तरह बैठ गए कि उन चारों ने अपने पैर सलमान के जिस्म पर रखे हुए थे। समीना अगली सीट पर नौलक्खे के साथ बैठ गई। रात को इस तरफ आते हुए ये फासला तय करने में तकरीबन 2 घंटे लगे थे, लेकिन वापसी में सिर्फ 1.5 घंटा लगा। हवेली का गेट मोहम्मद दीन ने खोला। उसने बताया कि डिकोस्टा और शारिक अपने कमरे में सो रहे हैं और मुल्ला बशीर पंजगोरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। बरामदे के सामने जीप रुकते ही नौलक्खा और समीना उतर आए। वो दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ गए जिसमें शारिक और डिकोस्टा मौजूद थे। सलमान को एक और कमरे में ले जाया गया था। रहीम बख्श और उसके साथी बरामदे में खड़े रह गए थे। नौलक्खे ने दरवाजा खोला तो उसकी नजर सामने ही कालीन पर लेटे हुए शारिक पर पड़ी। वो जाग रहा था। उन्हें देखते ही वो उठकर बैठ गया। डिकोस्टा सो रहा था। समीना दौड़कर शारिक के पास पहुंच गई। वो दोनों बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे के हाथ पकड़कर दबाने लगे। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? हम तो परेशान हो गए थे। समीना बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? सर पर यह पट्टी कैसी? शारिक ने कहा, जब तुम्हें अगवा किया गया था तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी और उसी वक्त मेरे सर पर किसी वजनी चीज से जोरदार जर्ब लगाई गई थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। समीना बोली, ओह हाँ, मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी। डिकोस्टा भी उनकी बातों की आवाज सुनकर उठ गया। उसे समीना को देखकर बड़ी हैरत हुई। डिकोस्टा बोला, इन लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया। इतनी देर में तो किसी जानने वाले का पता मालूम करना भी मुश्किल होता है और ये लोग तुम्हें दुश्मन के कब्जे से छुड़ा कर भी ले आए। नौलक्खे ने कहा, जब कोई काम करना होता है ना, फिर टामक टोइयों में वक्त जाया नहीं किया जाता। उनकी कार्रवाई पर मुझे भी हैरत हुई है। कम से कम 3-4 आदमी मरे हैं इस कार्रवाई में और जो फसाद की असल जड़ था उसे जिंदा पकड़ कर ले आए हैं। डिकोस्टा ने पूछा, वो कौन है? नौलक्खे ने कहा, सलमान, कोस्ट गार्ड का वही आदमी जिसके बारे में मैंने भी शुबे का इजहार किया था। उसने मुल्ला पंजगोरी से इंतकाम लेने के लिए ये हरकत की थी, लेकिन ये हरकत उसे महंगी पड़ी। अब मुल्ला पंजगोरी उसे जो सजा देगा वो भी काबिल दीद होगी। शारिक ने पूछा, और उसका क्या हुआ सज्जाद का? नौलक्खे ने कहा, जिस्म पर भारी पत्थर बांधकर उसे समंदर में फेंक दिया गया था। अब तक तो उसका सारा गोश्त मछलियां खा चुकी होंगी। शारिक बोला, ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, सज्जाद कौन है? शारिक ने कहा, वही लंबा तड़ंगा आदमी जो बाद में यहाँ आया था। सलमान ने उसके साथ मिलकर ये साजिश तैयार की थी, लेकिन नौलक्खे ने उसे पकड़ लिया और रहीम बख्श ने उससे सब कुछ उगलवा लिया। इसीलिए तो ये लोग इतनी जल्दी तुम तक पहुंच गए थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद मोहम्मद दीन कहवा लेकर आ गया। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। उसने उन सब के सामने एक एक कप रख दिया। मोहम्मद दीन बोला, आप लोग चाय पिए, फिर वाजा पंजगोरी से नाश्ते पर मुलाकात होगी। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। वो लोग खामोशी से चाय पीने लगे। सुबह की पहली चाय बड़ी खुश जायका महसूस हुई। चाय पीने के बाद शारिक अपनी जगह से उठकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। ये खिड़की मशरिक के रुख पर थी। उससे आगे हवेली की ऊंची दीवार थी जिसकी वजह से धूप अभी तक खिड़की तक नहीं पहुंच पाई थी। अलबत्ता ऊपर की मंजिल की दीवारों पर धूप चमक रही थी। 7:30 बजे के करीब मोहम्मद दीन दोबारा आ गया। बोला, नाश्ता तैयार है, आप लोग मुंह हाथ धोकर वाजा पंजगोरी के कमरे में आ जाइए। ये कहकर वो बाहर चला गया। वो लोग भी कमरे से निकल आए। मुंह हाथ धोए और जरूरियात से फारिग होने में आधा घंटा लग गया और जब वो लोग मुल्ला पंजगोरी के कमरे में पहुंचे तो दस्तरखान बिछा हुआ था। मुल्ला पंजगोरी ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उनका इस्तकबाल किया। थोड़ी ही देर में मोहम्मद दीन ने नाश्ता लगा दिया। मुल्ला पंजगोरी ने नाश्ते के दौरान कहा, मैं नाश्ता करने के बाद शहर चला जाऊंगा। तुम लोग आज रात 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाओ। रहीम बख्श और 3 और आदमी तुम लोगों के साथ जाएंगे। ये लोग तुम्हें सोनम्यानी छोड़ देंगे। वहां से तुम लोग आसानी से कराची जा सकोगे। रहीम बख्श तुम लोगों को सोनम्यानी के एक पुलिस ऑफिसर से भी मिलवा देगा ताकि वहां से कराची जाने में तुम लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सोनम्यानी तो हमारा अपना इलाका है, वहां हमें कौन परेशान करेगा? पंजगोरी ने मुस्कुराते हुए कहा,
परेशानी अपनों ही से उठानी पड़ती है। नाश्ते के थोड़ी देर बाद मुल्ला पंजगोरी रुखसत हो गया। रुखसत होने से पहले वो उन लोगों से इस तरह मिला था जैसे अपनों से बिछड़ रहा हो। रहीम बख्श भी उसके साथ ही चला गया था और हवेली में उनके साथ सिर्फ मोहम्मद दीन रह गया था। रहीम बख्श की वापसी मगरिब से थोड़ी देर पहले हुई थी। उसके साथ 3 आदमी और थे। एक तो दादू ही था और 2 नए चेहरे थे। रहीम बख्श ने एक बड़ा सूटकेस शारिक के हवाले कर दिया। शारिक ने पूछा, ये क्या है? रहीम बख्श ने कहा, मुल्ला बशीर पंजगोरी ने तुम लोगों के लिए कुछ तहाइफ दिए हैं, खोल कर देख लो। समीना ने जल्दी से सूटकेस खोल लिया। उसमें 4 पैकेट रखे हुए थे और हर पैकेट पर नाम लिखा हुआ था। सब ने अपने अपने नाम का पैकेट उठा लिया। समीना ने अपने नाम का पैकेट खोला तो उसमें कई सूटों का कपड़ा, 2 कीमती घड़ियां और कुछ और तहाइफ के अलावा हीरे के जड़ाव वाला सोने का एक सेट भी था। ये सब कुछ देखकर समीना की आंखें चमक उठी। दूसरों के पैकेटों में जेवर के सेट के अलावा कपड़े, घड़ियां और कुछ और चीजें भी थीं। वो सब लोग ये तहाइफ देखकर बहुत हैरान भी हुए और खुश भी। रात 9 बजे वो लोग खाने से फारिग हो चुके थे। 10:30 बजे वो लोग मुल्ला पंजगोरी की लॉन्च पर सवार हो चुके थे। उस लॉन्च में अर्श के नीचे भी 3 कैबिन थे। लॉन्च का कंट्रोल रहीम बख्श के हाथ में था। वो लॉन्च को खाड़ी से निकाल कर दहाने पर ले आया। लॉन्च का इंजन स्टार्ट था और रहीम बख्श बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। ठीक 11 बजे बाईं तरफ आसमान पर एक सब्ज रोशनी चमकती हुई नजर आई। यूं लगा था जैसे किसी ने आतिशबाजी का फ्लेयर छोड़ा हो। सब्ज रोशनी का एक गोला सा था जो हवा में तैरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। ये मखसूस सिग्नल था। आसमान पर तैरती हुई वो सब्ज रोशनी मादूम होने से पहले ही रहीम बख्श लॉन्च को हरकत में ले आया। लॉन्च की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। वो पहले बहुत हल्की रफ्तार से चलती रही, फिर साहिल से तकरीबन 200 गज के फासले पर पहुंचकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। उसका रुख पाकिस्तान के साहिल की तरफ था। समीना और शारिक वगैरह अरशे की रेलिंग के करीब खड़े मस्कत के साहिल की दूर होती हुई रोशनियों को देख रहे थे। सोनम्यानी के साहिल पर आने से पहले उन्हें कम से कम 1 घंटा समंदर में खड़ा रहना पड़ा। रहीम बख्श बार बार घड़ी देख रहा था और फिर उसने लंगर उठा दिया। साहिल से तकरीबन 200 गज दूर पहुंचकर उसने लॉन्च एक बार फिर रोक ली। लंगर गिरा दिया गया। एक बड़ी कश्ती समंदर में उतार दी गई। रहीम बख्श ने अपना एक आदमी भी साथ ले लिया और शारिक वगैरह के साथ कश्ती में उतर गया। शारिक और उसके साथ ही खामोश बैठे हुए वीरान साहिल की तरफ देख रहे थे। समीना कुछ ज्यादा ही खौफजदा थी। रहीम बख्श कश्ती के अगले हिस्से में खड़ा था। उसके कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और एक हाथ में टॉर्च थी। वो गहरी नजरों से तारिक साहिल की तरफ देख रहा था। दादू ने चप्पू संभाल रखे थे। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को चला रहा था। दफतन साहिल पर दाईं तरफ तारीकी में रोशनी चमकते देखकर रहीम बख्श चौंक गया। रोशनी मखसूस अंदाज में जल बुझ रही थी। रहीम बख्श को समझने में देर नहीं लगी कि टॉर्च से मखसूस सिग्नल दिया जा रहा था। उसने मुड़कर दादू को इशारा किया। दादू ने कश्ती का रुख उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ रोशनी चमकती हुई नजर आई। रोशनी गायब हो चुकी थी। रहीम बख्श ने साहिल की तरफ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च से रोशनी के मखसूस सिग्नल दिए। जवाब में साहिल पर भी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ती रही और बिलाखिर साहिल पर छोटी छोटी चट्टानों में पहुंचकर रुक गई। रहीम बख्श ने साहिल की तरफ रुख करके हौले से आवाज दी, उमर दराज। साहिली चट्टानों से जवाब में एक आवाज उभरी, ठीक है, आ जाओ तुम लोग। उसके साथ ही टॉर्च की रोशनी भी चमक उठी। रहीम बख्श ने शारिक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा, चलो उतरो, और टॉर्च की रोशनी से उन्हें रास्ता दिखाने लगा। पहले शारिक एक पत्थर पर उतरा, फिर उसने सहारा देकर समीना को कश्ती से उतारा। उसके बाद डिकोस्टा और आखिर में नौलखा कश्ती से उतरा। भारी सूटकेस उसी ने उठा रखा था। रहीम बख्श ने दादू की तरफ देखते हुए कहा, दादू तुम वापस जाओ और लॉन्च को मछली घाट पर ले जाओ, मैं सुबह वहीं आ जाऊंगा। दादू ने कहा, अच्छा वाजा, खुदा हाफिज, और वो कश्ती को वापस मोड़ने लगा। वो लोग कश्ती से उतरकर रहीम बख्श की रहनुमाई में पत्थरों पर फलांगते हुए साहिल पर आ गए। शारिक ने समीना को सहारा दे रखा था ताकि वो कहीं गिर न जाए। एक आदमी अचानक ही एक बड़े पत्थर की आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो दरमियाने कद का एक दुबला पतला सा आदमी था। उसने भी स्याह लिबास पहन रखा था और सर पर मखसूस रुमाल बंधा हुआ था। वो उमर दराज था। उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तारीकी में वो समीना को पहचान नहीं सका कि वो मर्द है या औरत। उसने समीना की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जब समीना ने हाथ नहीं मिलाया तो वो टॉर्च जलाकर उसे देखने लगा। फिर नदामत भरे लहजे में बोला, ओ माफ करना बीबी, मैं समझा था कि तुम भी इन लोगों की तरह मर्द हो। रहीम बख्श ने कहा, गाड़ी कहाँ है उमर दराज? उमर दराज ने इशारा किया, आगे खड़ी है उन चट्टानों के पीछे। वो लोग उमर दराज की रहनुमाई में चट्टानों के गिर्द चकराते हुए चलने लगे। उस वक्त उन चट्टानों की वजह से तारीकी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अगर उमर दराज ने टॉर्च रोशन न कर रखी होती तो उनके लिए रास्ता चलना मुश्किल हो जाता। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो एक खुली जगह पर निकल आए।
एक चट्टान के करीब एक पुरानी सी फोर्ड पिकअप खड़ी थी जिस पर स्याह कैनवस का हुड लगा हुआ था। उन चारों को पीछे बिठा दिया गया और रहीम बख्श उम्र दराज के साथ आगे बैठ गया। पिकअप के पिछले हिस्से में सीटें नहीं थीं। ये लोग फर्श पर ही बैठे हुए थे। पिकअप चट्टानों के गिर्द चकराती हुई चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो खुली जगह पर निकल आई। उस वक्त मध्यम सा उजाला फैलने लगा था। ये चारों पीछे दिख रहे थे। ताहद्दे निगाह वीराना ही वीराना था। कहीं कोई दरख्त, कहीं पौधा या झाड़ी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। पिकअप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद नाहमवार रास्ते पर जोरदार झटके लग रहे थे। वो बार बार लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंच गए।